Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our second episode of class 10th Geography chapter number 4 Agriculture कृषि। पिछला जो हमारा सेशन था, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कृषि होती क्या है और उसके टाइप्स के बारे में हमने जाना समझा पढ़ा था। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम शुरुआत करने वाले हैं क्रॉप्स के बारे में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो नेक्स्ट सेशन में भी हम इन्हीं को ही कंटिन्यू रखेंगे। आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीट, राइस और शुगर केन के बारे में, चावल, गेहूं और गन्ने के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा दलहन, तिलहन या मोटे अनाज है जो थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है और उनको किन किन ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं वो है चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि। ये सभी इसमें इम्पोर्टेंट क्रॉप्स में आते हैं। इनको हम कई वर्गों में बांट सकते हैं, कई ग्रुप में बांट सकते हैं उनके गुणों के आधार पर। जैसे खाद्य फसलें हैं, उनमें है गेहूं और चावल। रेशेदार फसलें कपास और पटसन। पेय फसलें चाय, कॉफ़ी। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, रबड़। बागानी फसलें चाय, कॉफ़ी, रबड़, क्योंकि ये व्यापारिक भी है, पेय भी है। तो ऐसे हम इनको समूहों में डिवाइड कर सकते हैं। बेटा ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अभी हमने फसलों का डिवीज़न किया है, क्लासिफिकेशन किया है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपने पीछे भी देखा होगा क्लासेस में, या लास्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर्स के अगर आपने क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखा है तो आपने देखा होगा कि कोई दो खाद्य फसलों के, कोई दो पेय फसलों के या रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। तो बहुत आसान है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि इस क्लासिफिकेशन को हमें याद भी करना है, अच्छे से समझना भी है। तो ये था भारत की प्रमुख फसलें कौन सी हैं। इन सब के बारे में हम आगे के सेशन में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, किस प्रकार की फसल है। हमें पढ़ना है इनके लिए आवश्यक दशाएं। आवश्यक दशाओं में हम पढ़ेंगे तापमान, मिट्टी, वर्षा, भूमि, श्रम, मशीन कैसे कैसे चाहिए। और वितरण और उत्पादन में हम पढ़ेंगे कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और हमें सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो अच्छे से समझना है कि इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। वो भी 1 मार्क्स के लिए प्लस में मैप वर्क के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं जो हमारे फसलों के साथ शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। चावल के खेत आपने देखे होंगे, प्रत्यक्ष तौर पे अगर नहीं देखें तो आपने ज़रूर मूवी वगैरह में ज़रूर देखे होंगे। तो इस प्रकार की फसल तैयार होती है। ये एक रोपण कृषि है। रोपण का अर्थ है यानी कि पौधे को लगाया जाता है, लेकिन उसको हम रोपण की कैटेगरी में नहीं लेते क्योंकि इसमें हर वर्ष लगाना होता है। तो अगर एक बार लगाने के बाद 3 से 5 वर्ष तक अगर वो फसल उत्पादन देती है तो उसको हम रोपण में लेते हैं। इसलिए ये रोपण का भाग नहीं है, लेकिन रोप के लगाया जाता है, इसके पौधे लगाए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले चावल के लिए कैसी फसल है, कौन सी ऋतु की है। तो चावल भारत की एक प्रमुख फसल है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। खाद्य फसल है, ये भी सबको पता है। खरीफ ऋतु की फसल है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में इसको बोया जाता है। हमारा देश चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य विश्व में, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में, लेकिन इसकी लागत खपत भी अधिक है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। आवश्यक दशाओं की बात करें तो तापमान अधिक चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए टेम्परेचर। 25 से 35 के बीच में आइडियल होता है। हालांकि उससे ज़्यादा तापमान हो तो भी चावल का उत्पादन होता है। जैसे पंजाब हरियाणा में आप देख रहे हो तो वहाँ तापमान अधिक रहता है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस है वो आइडियल रहता है। बारिश की बात करें 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें शुरुआत में जब पौधा लगाया जाता है तो उस वक्त कुछ दिनों के लिए बहुत अधिक नमी की आवश्यकता होती है। जड़ों में पानी अगर खड़ा रहे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। अलग अलग प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है, उसमें इसको बोया जा सकता है। काली मिट्टी में भी अच्छा होता है। भूमि समतल होनी चाहिए क्योंकि इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है अगर बारिश पर्याप्त ना हो तो। श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। निराई गुड़ाई से लेकर के उसको लगाना, उसके बाद उसमें से घास निकालना, सब कुछ हाथों से होता है। हालांकि अभी कंबाइन वगैरह का उपयोग शुरू हो गया है,
तो इसके कारण जो निकालने का कार्य वो काफ़ी हद तक कम हो गया। तकनीकी मशीनी उपयोग है वो सीमित होता है क्योंकि श्रम है वो अधिक है। वितरण की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों, तटीय इलाकों, डेल्टा क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल हमारे देश का सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का। उसके बाद बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये भी अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो ये था हमारा चावल। अब हम बात करेंगे गेहूं की। गेहूं को भी आपने देखा होगा आसपास, अगर नहीं देखा, शहर में रह रहे हैं तो आपने ज़रूर इस टाइप से उनकी बाली तैयार होती है जिसमें से दाने निकलते हैं। गेहूं को पहचानते हैं हम। गेहूं है वो अनाज की यानी कि खाद्य फसल है और ये रबी की फसल है यानी सर्दियों में इसको बोया जाता है। देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य खाद्य फसल के तौर पर इसको उपयोग किया जाता है और बोया जाता है। आवश्यक दशाओं की बात करें तो इसके लिए तापमान सबसे पहले जानते हैं वो कम चाहिए क्योंकि रबी की फसल है, सर्दियों की फसल है, विंटर में इसकी बुआई होती है। तो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इसको अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। बोते वक्त 9 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बढ़ते वक्त 15 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और पकते वक्त है 21 से 24 या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इसलिए हमने लिखा इसको 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो आदर्श है। वैसे जितनी भी रबी की फसलें होती है उन सभी के लिए यही टेम्परेचर आइडियल रहता है। वर्षा की बात करें 100 सेंटीमीटर से कम बारिश की आवश्यकता होती है। 2 फसलें हैं गेहूं और कपास जिनको 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए, बाकी सभी को अधिक चाहिए। एग्जैक्ट लिख सकते थे लेकिन ये ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको लिखने में आसानी रहे। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है, सबसे बेस्ट होती है। भूमि समतल होनी चाहिए क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों में बारिश नामात्र की होती है तो वहाँ पर इसमें लगभग 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत होती है। श्रम की आवश्यकता सीमित रहती है क्योंकि अधिकांश कार्य मशीनों से किया जाता है। इसका मतलब मशीनों उपयोग है वो अधिक रहता है। उत्पादन या वितरण देखते हैं कहाँ पर होता है। यूपी, उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर है इसके उत्पादन में। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य आते हैं। तो ये गेहूं दूसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप थी। अब आता है गन्ना, शुगर केन। ये उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों की फसल है, यानी जहाँ बहुत अधिक तापमान रहता है और जहाँ पर मध्यम तापमान रहता है, यानी जहाँ पे गर्मियों में तापमान उच्च और सर्दियों में कम रहता है, वहाँ पर भी इसका उत्पादन होता है। ये कमर्शियल यानी वाणिज्यिक और नकदी फसल है। इसका उत्पादन का उद्देश्य मार्केट में बेचना ही होता है। और ये कच्चा माल है चीनी, गुड़, शक्कर, खांड सारी बनाने के लिए। हम पूरे विश्व में गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर हैं, लेकिन चीनी के उत्पादन में हम दूसरे और कभी कभी तीसरे स्थान पर खिसक जाते हैं। लेकिन अगर हम गुड़ की बात करें, जिसका अभी हमने देखा, गुड़, शक्कर या खांड सारी, इनको हम चीनी मान लें तो हम पहले स्थान पर आ जाएंगे। आवश्यक दशाएं देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। तापमान उच्च होना चाहिए, उच्च नहीं, इसमें हम 10 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो इसके लिए उपयुक्त रहेगा क्योंकि ये एक वर्ष के लगभग 8 से 9 महीनों की या 10 महीनों की फसल होती है। तो इसमें उच्च तापमान भी रहेगा, कम भी रहेगा, तो ये आइडियल माना जाता है। वर्षा इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। बारिश है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक उत्तम रहती है। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम है, लेकिन काली मिट्टी में बहुत अच्छा उत्पादन होता है। अभी आपने देखा होगा कि गन्ने का उत्पादन वो दक्षिण भारत में बढ़ता जा रहा है। पहले उत्तर भारत था, वहाँ पर अधिकांश उत्पादन होता था, अब दक्षिण भारत में भी हो रहा है। तो इसका मतलब काली मिट्टी में भी अच्छा होता है। भूमि समतल होनी चाहिए, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, श्रम अधिक की आवश्यकता होती है, निराई, गुड़ाई, काटना, उनको बांधना, सब कार्यों के लिए। मशीनी उपयोग सीमित रहता है। वितरण की बात करते हैं, कहाँ पे उत्पादन होता है। यूपी गेहूं के साथ साथ गन्ने के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये अन्य उत्पादक राज्यों में शामिल है। तिलहन की बात करते हैं अब हम, यानी कि अभी हमने 3 महत्वपूर्ण फसलों की बात की जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। अब हम कुछ कम महत्वपूर्ण, लेकिन हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उनके बारे में बात करेंगे।
ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में या एनटीएससी में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो हम तिलहन, दलहन और मोटे अनाजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तिलहन हमारे देश के कुल फसली क्षेत्र का लगभग 12% जो भाग है वहाँ पर तिलहन यानी कि तेल वाली फसलें बोई जाती है। इनका उपयोग आपको पता है किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। खाना पकाने में तो होता ही है, इनके साथ साथ साबुन बनाने में, जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं उनमें, और जो मेडिकल प्रोडक्ट हैं, मलहम के उत्पादन हैं, उसमें किया जाता है। प्रमुख जो तिलहन की फसलें हैं वो सरसों हैं, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, ये तिलहन वाली फसलें हैं। सरसों आसपास बोई जाती है, रबी की फसल है। सोयाबीन भी आपने देखा है, मूंगफली को भी आपने बहुत अच्छे से देखा है, और सूरजमुखी जो आपके डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, पीसी पे आपने ज़रूर इसका पिक्चर देखा होगा। बाजरा कैसी फसल है? मोटे अनाज की फसल है। बाजरा के साथ साथ ज्वार, रागी, ये तीनों मोटे अनाज की फसल है। इनका उपयोग सीमित तौर पर खाद्य फसलों के तौर पर भी किया जाता है। पशुओं के लिए भी जो चराई की फसलें उनके तौर पर भी इनका उपयोग किया जाता है। इनमें पौष्टिक तत्व बहुत अधिक होते हैं। कभी शायद आपको बाजरे की रोटी खाने का मौका मिला हो, तो बहुत टेस्टी होती है, लेकिन बहुत कम खाई जाती है क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व बहुत अधिक होते हैं। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें, हम बाजरे की बात करते हैं। राजस्थान पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है, इसके अलावा मध्य प्रदेश। ज्वार की बात करें, महाराष्ट्र इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है। रागी कर्नाटका पहले स्थान पर है। यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है बाजरे की फसल पकने के बाद इस प्रकार से तैयार होती है, उसके बाद उसको में से बाजरा निकाला जाता है। ये ज्वार की है, ये भी मोटे अनाज में है। ज्वार इस प्रकार से, दोनों प्रकार की फसल है। ज्वार चराई वाली फसल भी है, यानी पशुओं की चराई के लिए इसको बोया जाता है, और दूसरा ये अनाज मोटे अनाज में भी आता है। दलहन आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस सेकंड एपिसोड का। भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है दालों का, लेकिन सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, खपत भी अधिक है। यहाँ पर प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है शाकाहारियों के लिए। इसमें कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि शुष्क परिस्थितियों में जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर इसका उत्पादन भी हो जाता है, और वास्तव में वहीं पर हो रहा है। प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि है। प्रमुख जो दलहन वाली फसलें उनमें चना आ जाता है, मूंग, मसूर, मोट, ये सब कुछ दलहनीय फसलें हैं। तो ये सेकंड एपिसोड था। कुछ हमने आराम से किया, कुछ फसलें, कुछ थोड़ा फास्ट किया, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ कमी रहती है तो आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो। तो ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और फसलों के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल से। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।